आज हम पढ़ेंगे एकांक आवेश के बारे में। एकांक आवेश कैसा आवेश? एकांक आवेश। यदि क्या हो, चूँकि आपको पता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, है ना। F बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला कूलाम का नियम है ना। यदि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया जाए, यदि लगने वाला जो बल हो वो 9 × 10⁻9 हो, लगने वाला, ये कहाँ रखा हो? निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, तो ये हो जाएगा इतने न्यूटन का बल लगता हो। और Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो? Q, और R बराबर हो 1 मीटर। कितने मीटर? 1 मीटर दूरी हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस सभी मानों को हम इसी में भर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसी में क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। तो देखो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा? F बराबर, F का मान कितना है? F का मान हमने कहा यदि F बराबर कितना न्यूटन लगता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन। और इसका मान कितना है? 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 के स्थान पे क्या रखना है? Q, Q2 के स्थान पर भी Q रखना है। और बटे R स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये Q स्क्वायर हो जाएगा। अब Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ±√1। तो ये हो जाएगा Q बराबर 1 कूलाम। 1C हो गया ना, 1 कूलाम। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से परिभाषा क्या हो जाएगी? निर्वात या वायु में, कहाँ पे? निर्वात या वायु में रखे दो, निर्वात या वायु में रखे दो समान आवेशों के बीच। कैसा आवेश है? समान आवेशों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻9 न्यूटन का हो, तो ऐसा आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यहाँ पे लिख देते हैं परिभाषा। निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में रखे दो समान आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो और 1 मीटर हो और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻9 न्यूटन का हो, तो ऐसा आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो ऐसा आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्यों प्रतिकर्षण बल लगेगा भाई, है ना? क्योंकि दोनों आवेश क्या है? समान है। तो समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण। अगर समान आवेश है, जैसे प्लस आवेश है, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण होता है। और जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जबकि विपरीत आवेशों में
आकर्षण होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, समान आवेश है, तो समान आवेशों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और विपरीत आवेशों में आकर्षण हो रहा है, समझे। तो ये है विपरीत आवेश और समान आवेश में अंतर। तो ये हो गया। हमने परिभाषा क्या बताई, निर्वात या वायु में रखे दो समान आवेशों के बीच यदि लगने वाला बल 9 × 10⁻9 न्यूटन का हो और उनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो ऐसा आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। तो ये हो गया एकांक आवेश। अब हम देख लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं, देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, है ना। ये सपोज दैट एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है ना। तो एकांक आवेश या परीक्षण आवेश, जिसको हम एकांक आवेश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसी को परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो एकांक आवेश या परीक्षण आवेश जिस पथ पर गमन करता है, यहाँ पे सपोज दैट हम कहा कि एकांक आवेश रख दिए, ये जिस पथ पर गमन करेगा वही क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये हो जाएगा वैद्युत बल रेखाएं। तो क्या लिखा जाएगा, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, एक की एकांक आवेश जिस पथ पर गमन करता है, एकांक आवेश जिस पथ पर गमन करता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये देखो कैसे, अब ये चीज़ देखो, ये धनात्मक है, धनावेश है, और ये क्या है, ऋणावेश। इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश हो जाएंगे, तो ये प्रतिकर्षित करेगा और ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये क्या इसी पथ पे क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जिस पथ पर ये गमन करता है क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। मतलब धनावेश से निकल कर कहाँ जाती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इनके गुण देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकल कर कहाँ जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। यह ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। है ना। यहाँ से चल के का की, धनावेश से चल के का की, ऋणावेश की ओर चली गई, यहीं पे समाप्त हो गई। फिर धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे गई, समाप्त हो गई, है ना। तो क्या कर रही है, एक खुला वक्र बना रही हैं। ऐसा नहीं कि इधर से गई फिर इधर बंद वक्र नहीं बना रही ना, कैसी बना रही हैं, खुला वक्र बना रही हैं। ये कौन सा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। और जिस बिंदु पर तीव्रता अधिक होती है, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है, क्या है, बहुत अधिक है। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है तो वहाँ पर तीव्रता भी क्या होती है, अधिक होती है। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जहाँ अधिक होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जिस स्थान पर अधिक होता है, जिस स्थान पर अधिक होती है, तीव्रता भी अधिक होती है। वहाँ पे तीव्रता भी अधिक होती है
है ना, कि मतलब अगर यहाँ पे ज़्यादा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है तो यहाँ पे क्या होगी, तीव्रता अधिक होगी। ये क्या करती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को, ये वाली इसको काटेगी नहीं कभी। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? अगर एक दूसरे को ये काटेंगी, सपोज दैट यहाँ पे मान लो ये काटती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा खींचना हो तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे मान लो सपोज दैट यहाँ पे काटी हैं, अगर हमको इस पर स्पर्श रेखा खींचना हो तो हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकेंगे ना, ये वाली। तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो ठीक नहीं खींची जा सकती। इसीलिए क्या होता है, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर कोई पूछ सकता है क्यों, तो किस लिए, क्योंकि ये एक दूसरे मतलब एक बिंदु पर केवल हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, ये एक दूसरे को लंबवत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जैसे अगर हम दूसरी एक वैद्युत बल रेखाओं को खींचें तो ये क्या करेंगे, आपस में लंबवत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। लंबवत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हुई और गुण है कि भाई देखो क्या क्या कह रहा है कि एक दूसरे को जब भी काटेंगी कहाँ, जब मतलब ये लंबवत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। जहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वो क्या करेगा भैया, वहाँ पे तीव्रता भी अधिक होगा। ये धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। और क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं की संख्या जिस स्थान पर अधिक होती है वहाँ तीव्रता अधिक होता है, खुला वक्र बनाती हैं, है ना। तो खुला वक्र बनाती है और ये है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देख लेते हैं की बार। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई ना, तीव्रता। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे व्यक्त करते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला है। अगर यदि हम क्या करें, इस Q1 को Q कर दें और Q2 को 1 रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे Q, यहाँ पे 1 अपान R स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं हम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अगर यदि हम क्या करें, दोनों पक्षों में क्या करें, Q0 से गुणा कर दें। तो अगर Q0 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, Q0 से दोनों पक्षों में, Q0 क्या है, एकांक आवेश, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q0 इंटू ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। अब देखो ये पूरा फिर से इसी के फॉर्म में बन गया कि नहीं भाई। यहाँ पे Q1 Q2 था, यहाँ पे भी अलग है, Q0 है, और ये पूरा देखो सेम टू सेम यही बन गया। तो इसके स्थान पे पूरा हम ये लिख सकते हैं F। तो ये हो जाएगा Q0 E इज इक्वल टू F। तो E बराबर हो जाएगा F अपान Q0। ये हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से परिभाषा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर
एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। है ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर उस पर जितना बल लगता है वही क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज दैट क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे कोई आवेश यहाँ पे रखा है तो इसके कारण इसके चारों ओर जहाँ तक हम वैद्युत का अनुभव कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। है ना। तो इस पर यहाँ पे क्या हो, एकांक आवेश कोई रखा हो तो इस पर जो बल लग रहा है वही बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। वैद्युत द्विध्रुव, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पी से व्यक्त करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। है ना। सपोज दैट ये दो आवेश रखे हैं, समान आवेश ये रखे हैं और इनके जो बीच की दूरी है ये 2l है। इस दूरी को क्या कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई 2l, और दोनों में से ये आवेश है एक। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है दोनों में से एक आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को, प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब दोनों में से एक आवेश ले लिया जाए, दोनों में से क्या, एक आवेश और इस प्रभावकारी लंबाई मतलब बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यहाँ से Q और यहाँ से लिख देंगे 2l, तो ये हो जाएगा 2QL। ये हो गया P। और ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसका होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर या cm। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई।